नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें शुरुआत करनी है इंटरनेट की। दोस्तों, इंटरनेट के अंतर्गत हमें जानना है एक्चुअल में इंटरनेट है क्या। इंटरनेट के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। भारत में इंटरनेट की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हमें करनी है। इंटरनेट के घटक की चर्चा हम कर लेंगे। इंटरनेट की कार्यप्रणाली के बारे में हमें अध्ययन करना है। इंटरनेट से संबंधित जो भी संगठन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट के संबंध में महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। इसके बाद इंटरनेट से संबंधित भाषाओं की चर्चा हम करेंगे और फिर अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्नों का एक अलग से वीडियो आपके सामने लाया जाएगा, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपने इस अध्याय से या इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उनसे आपने क्या सीखा। इसकी जांच आप कर पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इंटरनेट से। दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ध्यान रखें, यदि आपसे कोई इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछे तब आपको क्या आंसर करना है, इंटरनेशनल नेटवर्क। फिर दोस्तों, इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे क्या बात बोली जा रही है इस बिंदु में कि दोस्तों, इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से कैसा सिस्टम है, वैश्विक स्तर पर फैला हुआ, जो इन प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ नहीं दोस्तों, क्या है इंटरनेट, वैश्विक स्तर पर फैला हुआ एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किस प्रोटोकॉल का, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का। किस चीज के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। कहां पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पल भर में भेज सकते हैं। ध्यान रखना, हम सभी जानते हैं, इसमें ध्यान रखने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। इंटरनेट की सहायता से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, दुनिया में वो कहीं पर भी हो, कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि। ये सारी चीज़ें अक्सर हम सभी लोग करते रहते हैं। फिर दोस्तों, इंटरनेट की उपयोगिता के आधार या इंटरनेट की उपयोगिता के कारण इस युग को, जो एरा अभी चल रही है, उसको हम संचार क्रांति का युग कहते हैं। अमेरिका के विंट ग्रे सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इस नाम को आप ध्यान रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं, तब आपको ध्यान रखना होगा विंट ग्रे सर्फ को इंटरनेट का पिता कहते हैं और इनका संबंध अमेरिका से है। अब बारी आती है इंटरनेट के इतिहास की। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार कब, वर्ष 1969 में अर्पानेट इंटरनेट का विकास किया गया। किस नाम से, अर्पानेट नाम से। किस सन में, 1969 में। किसने, डिफेंस विभाग ने। किस देश के, अमेरिका के। तो सबसे पहले अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार वर्ष 1969 में अर्पानेट इंटरनेट का विकास किया गया। दोस्तों, अर्पानेट को विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है
ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है। फिर वर्ष 1989 में, कब? वर्ष 1989 में किसने? टिम बर्नर्स ली के द्वारा क्या किया गया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। और वर्ल्ड वाइड वेब ने दोस्तों इंटरनेट को एक नया आयाम प्रदान किया। ध्यान रखें, टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कब किया गया? वर्ष 1989 में किया गया। इन तीनों जानकारियों को टिम बर्नर्स ली, WWW इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वेब वाइड, और वर्ष 1989 आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है दोस्तों, वर्ष 1989 में ही टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। HTML भाषा का विकास किया। किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने ही किया। कब किया? वर्ष 1989 में ही किया। दोस्तों वर्ष 1989 में ही टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भी किया गया था। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है और उम्मीद है इतनी बातें आपके लिए ध्यान रहेंगी। फिर बारी आती है भारत में इंटरनेट की। दोस्तों भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को VSNL अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में सबसे पहले क्या शुरू किया गया? इंटरनेट सेवा शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली भारत में इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान है। आपको ध्यान रखना है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली क्या है? भारत में इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने वाला पहला संस्थान है। इस संस्थान का नाम भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि 15 अगस्त वर्ष 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा शुरू की गई। भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया को माना जाता है। क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी। और दोस्तों हॉटमेल के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं सबीर भाटिया। यह बात आपसे यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बारी आती है भारत का पहला इंटरनेट कैफे। दोस्तों कहां खोला गया? मुंबई में खोला गया। कब खोला गया? वर्ष 1996 में खोला गया। क्या? भारत का पहला इंटरनेट कैफे वर्ष 1996 में खोला गया। कहां खोला गया? मुंबई में खोला गया। फिर बारी आती है भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन कौन सा था? तो वो था दोस्तों rediff.com। आपको याद रखना है, rediff.com भारत का पहला डोमेन था, पहला वेबसाइट डोमेन था जिसका पंजीकरण कब किया गया? वर्ष 1996 में ही किया गया। और याद रखें 1996 में ही मुंबई में भारत का पहला इंटरनेट कैफे खोला गया था। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मार्च 1997 की। मार्च 1997 में क्या हुआ? Naukri.com की एक वेबसाइट जारी की गई। और दोस्तों वर्ष 1999 में वेब दुनिया नाम से वेबसाइट बनाई गई जो कि हिंदी में थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए वेब दुनिया नाम की वेबसाइट कब बनाई गई? तब आप आंसर क्या करेंगे? वर्ष 1999 करेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह हिंदी वेबसाइट थी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अब हम चर्चा करते हैं इंटरनेट के घटक की, जिसमें बात की जाएगी
पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, इंटरनेट के घटक में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? सबसे पहले कोई डिवाइस होना चाहिए, तो यह पर्सनल कंप्यूटर है। हमारे पास एक कनेक्शन के लिए, जोड़ने के लिए डिवाइस चाहिए, तो दोस्तों मॉडेम का उपयोग किया जाएगा। संचार माध्यम हमें चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र चाहिए, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, गूगल क्रोम, ये सारे। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी इंटरनेट के घटक में शामिल होता है। उम्मीद है इन पांचों बातों से आपने कनेक्शन बैठा लिया होगा। फिर बारी आती है इंटरनेट की कार्यप्रणाली की। तो दोस्तों कार्यप्रणाली में जो कनेक्शंस हैं उनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें उनकी हेडिंग्स को देखना है। तो दोस्तों इंटरनेट की कार्यप्रणाली, जब भी कोई कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। अभी हमने घटक में भी 5वें स्थान पर देखा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों ये क्या करते हैं? हमारे लिए इंटरनेट का कनेक्शन प्रदान करते हैं। तो जब भी हम और आपके जैसा कोई भी यूज़र इंटरनेट से जुड़ना चाहता है या इंटरनेट पर एक्सेस पाना चाहता है तो उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन को लेना होता है। यूज़र कनेक्शन दोस्तों अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिसको हम अपने पिछले वीडियो में अर्थात डाटा संचार वाले टॉपिक में बहुत विस्तार से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए नाम बताए जा रहे हैं कि यूज़र कितने प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन ले सकता है। इसमें शामिल है डायल अप कनेक्शन, लीज्ड लाइन कनेक्शन, ISDN लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, DSL कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन और उपग्रह कनेक्टिविटी। दोस्तों इतने प्रकार से कनेक्शन को लिया जा सकता है। फिर बारी आती है इंटरनेट के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आज के समय में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें शामिल है दोस्तों ई कॉमर्स में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सारी वेबसाइट्स को आपने ज़रूर देखा होगा, विजिट किया होगा, शॉपिंग भी करी होगी, या यूं कहें कि आपने उपयोग किया होगा। ई गवर्नेंस में दोस्तों ईमेल आपने यूज़ किया होगा, ई मेडिसिन, शेयर मार्केट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई बैंकिंग, ई न्यूज़, ई बुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मनोरंजन, यात्रा आदि क्षेत्रों में आज के समय में हम इंटरनेट का उपयोग देख सकते हैं। फिर बारी आती है इंटरनेट से संबंधित प्रमुख संगठनों की, जिसमें 5 संगठनों की चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है IETF की। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। याद रखें IETF का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1986 में। और वर्ष 1986 में यदि हम दिन की बात करें तो 14 जनवरी दोस्तों कब हुई थी? 14 जनवरी 1986 को IETF अर्थात इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी। कब? वर्ष 1986 में 14 जनवरी को IETF की स्थापना हुई थी। फिर बारी आती है ISOC की। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सोसाइटी। इसकी स्थापना 1992 में कब हुई थी? 11 दिसंबर 1992। फिर दोस्तों IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, 1992 में इसकी स्थापना भी हुई थी। फिर बारी आती है W3C की, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, 1994 कब? 1 अक्टूबर वर्ष 1994 को W3C अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की गई थी। फिर बारी आती है ICANN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, वर्ष 1998 में इसकी स्थापना हुई। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, उसके बाद आपको
स्थापना वर्ष याद रखना है, फिर डेट याद हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आईईटीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। आईएसओसी अर्थात इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड अर्थात आईएबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी आईएसओसी अर्थात इंटरनेट सोसाइटी के समान वर्ष में अर्थात 1992 में हुई थी। फिर W3C की स्थापना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना 1994। फिर ICANN अर्थात इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। फिर दोस्तों आप डेट भी याद रख लें, IETF 14 जनवरी 1986, ISOC 11 दिसंबर 1992, फिर IAB 1992, फिर W3C 1 अक्टूबर 1994, फिर ICANN वर्ष 1998 में स्थापित। इस प्रकार से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर बारी आती है इंटरनेट से संबंधित प्रमुख शब्दावली और मूल सिद्धांत की, जिसमें हमें चर्चा करनी है IP एड्रेस की, URL की, वेब सर्वर की, मैक एड्रेस की, वेब ब्राउज़र की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुकीज़ को हम देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे, वेब पेज को देखेंगे, वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन, डोमेन नेम सिस्टम, बुकमार्क, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हमें एक एक करके करनी है। शुरुआत हम करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से अर्थात IP एड्रेस से। तो दोस्तों इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर की दोस्तों एक विशेष पहचान होती है, जैसे हर घर का एक पता होता है, उसी प्रकार से इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर की एक विशेष अंकीय पहचान होती है, उसी को हम कहते हैं IP एड्रेस। जैसे आपके कॉलोनी का, आपके मोहल्ले का एड्रेस होता है जो आपके घर को बताता है, उसी प्रकार से दोस्तों इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का एक विशेष पहचान होता है, जिसे हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं, एक विशेष अंकीय पता होता है, उसी को हम कहते हैं IP एड्रेस। इसको आप ध्यान रख लें। यह ISP द्वारा दिया जाता है। अब ISP कौन है दोस्तों? तो ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी चर्चा हमने पहले भी की हुई है, ध्यान रखें। IP एड्रेस दोस्तों हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। फिर किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। किसी कंप्यूटर को यदि हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। सिंपल सी बात है, यदि किसी कंप्यूटर को आप एक बार में ही स्थायी IP एड्रेस दे दोगे तो स्थायी का इंग्लिश में स्टैटिक ही होता है, तो उसको हम कह देंगे स्टैटिक IP एड्रेस। यदि किसी कंप्यूटर को आप हर बार नया IP एड्रेस दोगे तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक IP एड्रेस। बहुत सिंपल सी बात है। फिर दोस्तों अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है उसमें 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते हैं। इसमें 32 बिट या 4 बाइट का उपयोग होता है तथा इसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या IPv4 में। और ध्यान रखें दोस्तों इसमें 32 बिट या 4 बाइट एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। इसमें 32 बिट या 4 बाइट का उपयोग होता है किसमें? IPv4 में, और इसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रकार से आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। फिर बारी आती है IPv6 की। इसमें दोस्तों 128 बिट या 16 बाइट का उपयोग होता है, जिसके 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं और इन्हें कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, एक समूह 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल अंकों के दोस्तों 8 समूह हैं और इन्हें कॉलन के द्वारा अलग किया गया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। आपने IPv4 और IPv6 के बारे में अंतर भी समझ लिया होगा। IPv4 में जहां हम 32 बिट या 4 बाइट का उपयोग करते हैं, वहीं IPv6 में हम 128 बिट या 16 बाइट का उपयोग करते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है वर्ल्ड वाइड वेब की। इसे दोस्तों W3
या वेब भी कहा जाता है। इसका विकास जिनेवा में फिजिक्स रिसर्च लैब सर्न में 1989 में किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। यहाँ तक कोई भी नई बात नहीं है, इसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं कि www का विकास 1989 में किसने किया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं जो हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, www पर लाखों वेब पेजेस हैं। हाइपरलिंक आपने देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते होंगे, कुछ कंटेंट पढ़ते होंगे, कुछ भी लिखा होता होगा, बीच बीच में आपके लिए कुछ शब्द मिलते होंगे जिस पर ब्लू कलर दिखता होगा, लाइट ब्लू। उस पर यदि आप क्लिक करते होंगे तो आपके लिए इस प्रकार से एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, इस ब्लू वाले जो वर्ड पर आपने क्लिक किया और दूसरा वेब पेज ओपन हुआ, ये आपस में हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं जो इस प्रकार से हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रमुख भाग की यदि हम बात करें तो इसमें वेबसाइट, वेब पेज, ब्राउज़र, सर्च इंजन, URL आदि आते हैं। फिर बारी आती है URL आखिर होता क्या है। दोस्तों URL का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज का नाम URL के माध्यम से दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वेब पेज का जो नाम होता है दोस्तों URL के माध्यम से दिया जाता है। URL वेब पेज का एक यूनिक पता होता है जिससे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। ध्यान रखें, जो URL होता है वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट पर हमें वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। URL यूज़र को यह बताता है कि सूचनाएं आपको कहां से प्राप्त होंगी, कहां पर आपको सूचनाएं मिलेंगी। यह दोस्तों हमें URL बताता है। URL हमें इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन बताता है। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बात आती है दोस्तों URL के भाग की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करनी है HTTP की। दोस्तों यह एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यहाँ से URL की शुरुआत होती है, आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। फिर डोमेन नेम की बात आती है। तो दोस्तों किसी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है डोमेन नेम, या आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिस नाम से वेबसाइट बनाई गई है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। फिर बारी आती है होस्ट नेम की। यह डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है, आप इधर पर देख सकते हैं .com, इसे हम होस्ट नेम बोलते हैं। फिर एब्सोल्यूट पाथ, डोमेन नेम के बाद जो फाइल या पेज के नाम लिखे होते हैं उसे हम एब्सोल्यूट पाथ, ये बताता है कहाँ पर किस प्रकार की फाइल है जिसको आप खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, आपने प्राप्त कर लिया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को आप लाइक करें यदि आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण समय इन वीडियोस को बनाने में हमारा जाता है, और यदि आपको बेनिफिट होता है तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिकतर विद्यार्थियों तक शेयर कर दें जो आपकी ही तरह ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली MPPSC की, जिसमें ये सारा कंटेंट पूछा जाना है। फिर बारी आती है वेब पेज की। तो दोस्तों HTML भाषा में लिखे दस्तावेज वेब पेज कहलाते हैं जो वेब ब्राउज़र में दिखाई देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या बिंदु पता चलते हैं कि जो वेब पेज होते हैं वो HTML भाषा में लिखे होते हैं और जो ब्राउज़र में हमें दिखाई देते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। HTML भाषा में लिखे ऐसे पेज जिसे यूज़र केवल पढ़ सकता है, एडिट नहीं कर सकता, उसे स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। इसके विपरीत जिसमें समय के साथ बदलाव किया जा सकता है उन्हें हम डायनेमिक वेब पेज कहते हैं। ध्यान रखें, दो प्रकार के वेब पेज होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, जिनमें यूज़र बदलाव नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। और जिनमें समय के साथ बदलाव किया जा सकता है उन्हें डायनेमिक वेब पेज कहा जाता है।
फिर बारी आती है वेब सर्वर की। दोस्तों वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वेब सर्वर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है, और वेब सर्वर में वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, वेब पेजेस जिसमें सूचनाएं होती हैं, इनको स्टोर करके रखा जाता है वेब सर्वर में। दोस्तों वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है वेबसाइट की। दोस्तों वह स्थान जहां वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है वेबसाइट कहलाती है। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सूचनाएं दोस्तों किस में होती हैं? सूचना होती है काय में? वेब पेज में। और वेब पेज कहां पर होते हैं? वेबसाइट में। आप इस संबंध को समझ लें तो आपको ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि सूचना होती है वेब पेज में और वेबसाइट कहां पर स्टोर होते हैं? वेबसाइट में। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रत्येक वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टाइप करें MPPSC, तो जब आप MPPSC की साइट पर जाएंगे तो जो आपके लैपटॉप पर या फ़ोन पर सबसे पहला पेज ओपन होगा उसे कहा जाता है होम पेज। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर उपलब्ध होती हैं, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें बात करनी है क्लाउड मैक एड्रेस की। दोस्तों मैक एड्रेस का पूरा नाम ध्यान रखें आप, जिसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। याद रखें, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस मैक एड्रेस का पूरा नाम है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और फिर एड्रेस। इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, मैक एड्रेस को फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। ध्यान रखें, मैक एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करते हैं। यह यूनिक और हर सिस्टम का अलग अलग होता है दोस्तों, और यह सामान्यतः 48 बिट का होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण की हम बात करें तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों यह सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। वेब ब्राउज़र कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से जोड़ पाते हैं। इसके द्वारा ही वर्ल्ड वेब पर हमारी पहुंच सुनिश्चित होती है। आप बिना वेब ब्राउज़र के इंटरनेट से किसी चीज़ को सर्च नहीं कर पाते होंगे। आपके लिए दोस्तों इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है वेब ब्राउज़र, और सर्च इंजन के माध्यम से हम चीज़ों को सर्च करते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। फिर बारी आती है सर्च इंजन की। दोस्तों सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूज़र की मदद करता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, आस्क, बिंग। इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा वेब ब्राउज़र है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है या वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। फिर बारी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। शॉर्ट में कहते हैं IoT, अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से कराए जा सकते हैं। IoT क्या है दोस्तों? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरण और वस्तुओं को
वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से कराए जा सकते हैं, जैसे लाइट ऑन ऑफ, डोर क्लोज करना, सफाई कराना। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप ऑटोमेटिकली करा सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से। आईओटी अवधारणा के श्रेय या आईओटी अवधारणा के विकास का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो केविन एस्टोन को दिया जाता है। इनका नाम भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी। कौन सा राज्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी। और दोस्तों, भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति वर्ष 2014 में लाई गई। भारत में कब लाई गई दोस्तों? भारत में फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी कब लाई गई? तो वर्ष 2014 में लाई गई। फिर बारी आती है कुकीज़ की कि आखिर कुकीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो ब्राउज़र द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डाटा सेव कर लिया जाता है। ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं या कुछ जाते होंगे, सर्च करते होंगे, तो जो आपका वेब ब्राउज़र है उसके द्वारा अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जिससे भी आपने सर्च किया है उसमें कुछ डाटा को सेव कर लेता है। इन्हीं सेव किए हुए डाटा को कुकीज़ कहा जाता है। यह पहले वेबसाइट की या यह पहले विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी रखता है और जिससे अगली बार जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वह आसानी से ओपन हो जाती है। यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? कुकीज़ के बारे में। ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर फाइल कुकीज़ होती है और याद रखना है कुकीज़ ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर होती है। इतनी बातें आप कुकीज़ के बारे में ध्यान रख लें। फिर बारी आती है डोमेन नाम प्रणाली या डोमेन नेम सिस्टम की। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ जानकारी सर्च करते हैं तो हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत होती है और उस वेबसाइट या ब्लॉग का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च करते हो? वेबसाइट्स के माध्यम से सर्च करते हो, है ना? तो जो वेबसाइट्स के माध्यम से आप सर्च करते हो तो हर वेबसाइट के कुछ नाम तो होता होगा दोस्तों। जो नाम होता है उस वेबसाइट का उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे हर इंसान का नाम होता है उसी प्रकार से हर वेबसाइट का नाम होता है और उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण डोमेन नेम अधिकतम 255 अक्षरों तक का हो सकता है। मैक्सिमम कितने अक्षर हो सकते हैं किसी डोमेन नेम में? तो 255 मैक्सिमम। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर डोमेन नेम को सर्च करके यूज़र या कोई भी यूज़र आसानी से किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। पूर्ण डोमेन के दो भाग होते हैं, पहला होस्ट नेम और दूसरा डोमेन नेम। जैसे www.parikshadham.com, यहाँ पर दोस्तों www. होस्ट नेम को प्रदर्शित कर रहा है, परीक्षाधाम सर्वर नेम को प्रदर्शित करता है और .com संगठन को दर्शा रहा है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। फिर बारी आती है दोस्तों डोमेन नेम के प्रकार की, भौगोलिक डोमेन नेम और संस्थागत डोमेन नेम। भौगोलिक डोमेन नेम क्या है दोस्तों? इस डोमेन नेम में एक 2 अक्षरों का कोड देश के नाम को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल .in लिखा है तो इनका मतलब इंडिया, .it लिखा है तो इसका मतलब इटली, IL का मतलब इजराइल, .US का मतलब यूनाइटेड स्टेट, .jp का मतलब जापान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो भौगोलिक डोमेन है वह क्या है? 2 अक्षर का कोड है जो देश के नाम को प्रदर्शित करता है। फिर बारी आती है संस्थागत डोमेन की। दोस्तों, ऐसे डोमेन संस्थानों के प्रकार को बताते हैं जिसके उदाहरण हैं .gov सरकारी संस्थाओं को बताता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है। .edu शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दर्शाता है, .education। .com दोस्तों व्यवसायिक समूह को दर्शाता है, कॉमर्शियल ग्रुप्स को दर्शाता है। .mil दोस्तों सैनिक संस्थाओं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है। इसी प्रकार से .int
अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है। उम्मीद है आपके लिए डोमेन नेम के दो प्रकार, भौगोलिक डोमेन नेम और संस्थागत डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर बात करनी है बुकमार्क की। तो दोस्तों, जिस वेबसाइट को यूज़र बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो आपके वेब ब्राउज़र हैं उसमें एक बुकमार्क का ऑप्शन आता है और आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को बुकमार्क करके उसको अलग से कॉलम बना सकते हो, एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, ताकि आपको हर बार उतना ही एफर्ट ना लगाना पड़े उस वेबसाइट पर विजिट करने में जितना आपने पहली बार लगाया था। आप सीधे बुकमार्क वाले सेक्शन पर जाके उसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएँ। तो दोस्तों, सभी वेब ब्राउज़र बुकमार्क की सुविधा देते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा। और बुकमार्क वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है। तो दोस्तों, क्या होता है बुकमार्क? पर्टिकुलर जो वेब पेज है उस वेब पेज के लिए लिंक होता है। बुकमार्क जोड़ने की प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई है। गूगल क्रोम के लिए आपको इसको सिंपली ओपन करना है। जिस साइट पर आप जाएं, जिस पर आप अपने आने वाले समय में कई बार विजिट करना चाहते हैं, उसे ओपन कर लें। एड्रेस बार की दाईं तरफ स्टार आइकन पर आप क्लिक कर देंगे तो वेबसाइट को आपकी बुकमार्क हो गई। उस वेबसाइट की लिंक को आपने बुकमार्क कर लिया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलो अब आगे बात कर लेते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। दोस्तों, वेब ब्राउज़र के बारे में हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे। यह वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। तो इसी प्रकार से लगातार सीखते रहें, बने रहें हमारे साथ, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।